गुड आफ्टरनून। देखो साउंड पिक्चर क्लियर है? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो गया। लास्ट था आपका सर्कल डायग्राम, जो कि बहुत ही टिपिकल था, कल पढ़ लिए होगे, समझ में आ गया होगा, है ना। और अपन चलते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इससे बहुत सारे सवाल कंपोज होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग है? देखो ये सपोज दैट रोटर, और ये आपका सिंगल फेज वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का नाम है मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग, है ना। पूरा समझना, मैं समझाने वाला हूँ कि आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमने देखा वो सेल्फ स्टार्टिंग था, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई जो टाइम के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। अगर थ्री फेज वाइंडिंग जो स्पेस में 120 डिग्री का डिस्प्लेस्ड है, तो उसमें आप दोगे तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसके कारण आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या था? सेल्फ स्टार्टिंग था। बट अभी देख रहे हैं सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये करंट यहाँ पे गया I1, ये मान लो Im cos ओमेगा टी, सिंगल फेज। अब ये मत कंफ्यूज होना, सर cos ओमेगा टी क्यों लिख दिया, साइन लिखते हैं। साइन लिखो, cos लिखो, एक ही फेज का दिखा रहा हूँ, है ना। cos से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। cos से कैलकुलेशन क्या हो जाता है? थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए cos लिखा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए। सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हम लोग, ठीक है। ये आपका एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग, एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग। तो अगर मैं लिखूं MMF produced by main winding, MMF produced by main winding। F MMF को रिप्रेजेंट करता है, क्या लिखते हो? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। N इंटू Im cos ओमेगा टी, इसको लिख सकते हो FM cos ओमेगा टी। यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ, अगर मैं MMF, ये आपका एक्सिस ऑफ मेन वाइंडिंग है, अगर मैं इसी MF को, इसके अलॉन्ग MF कितना है? F1, है ना।
इस एम एफ को मैं थीटा के अलॉन्ग लिखूं, इस एम एफ को थीटा के अलॉन्ग लिखूं तो क्या लिखूंगा, एम एम एफ प्रोड्यूस्ड बाई मेन वाइंडिंग अलॉन्ग थीटा। तो थीटा के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, F1 cos थीटा। इसको यहाँ पे रिजॉल्व करो तो क्या लिखोगे, F1 cos थीटा। कोई डाउट है, F1 लिखे हो, क्या लिखे हो, FM cos ओमेगा टी cos थीटा, FM cos ओमेगा टी cos थीटा। आ रही है बात समझ में। अब अगर मैं इसको तोड़ूं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं यहाँ पे, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या आता है, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। तो 2 तो यहाँ पे है नहीं, इसको मान लेते cos a, इसको मान लेते cos b, या इसको भी मान लेते cos a, इसको cos b, जिसको मन करे, है ना। तो मान लो इसको मैं cos a मानूँ, इसको cos b, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b को क्या लिख सकते हो, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। बातें क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे FM बाई 2 क्यों लिख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, cos a माइनस बी प्लस FM बाई 2 cos a प्लस बी। बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक पार्ट। इसको नाम देते हैं हम लोग FF, दैट इज फॉरवर्ड फील्ड, या फॉरवर्ड MMF वेव बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका बैकवर्ड फील्ड, बैकवर्ड MMF। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। 2 फील्ड दिख रहा है आपको, एक फॉरवर्ड फील्ड, दूसरा बैकवर्ड फील्ड। ये आपका फॉरवर्ड फील्ड, ये दूसरा आपका बैकवर्ड फील्ड। अब फॉरवर्ड फील्ड अगर मैं लिखूँ तो फॉरवर्ड फील्ड क्या लिख रहा हूँ, FM बाई 2 cos थीटा माइनस ओमेगा टी। भाई इसका पीक कितना होगा, इसकी मैं पीक वैल्यू लिखूँ तो पीक वैल्यू कितनी होगी, FM बाई 2। पीक वैल्यू कितना होगा, FM बाई 2। कब होगा, जब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। cos 0 1 होता है ना, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 हो जाएगा तो FM बाई 2 आएगा। तो FF पीक इक्वल टू क्या होगा, FM बाई 2 कब, तब थीटा माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। या बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा क्या लिखते हो, 2 पाई एफ। ओमेगा क्या लिखते हो, 2 पाई एफ। एफ फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज दैट 50 हर्ट्ज, है ना। तो जब टाइम पीरियड निकालते हैं टी तो क्या लिखते हैं 1/f, यानी 1/50। और 50 हर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड तो याद रखना पड़ता है आपको, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है प्री का आपका 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड मतलब हाफ साइकिल है 10 मिली सेकेंड का, और हाफ साइकिल है 10 मिली सेकेंड का। ये तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, या लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी। एफ के इनवर्स लिख दिया हमने टी, और ये आ गया टी। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, जल्दी से बताओ। यहाँ तक अगर दिक्कत ना हो तो जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो। हमने 2 फील्ड में उसको तोड़ दिया है ना। स्टेटमेंट लिखाऊंगा बाद में, आगे स्टेटमेंट आगे लिखा दूंगा, अभी बना लो इसको।
यहाँ तक बताओ क्लियर है या कहीं दिक्कत है मैथ्स में कहीं? चले आगे। चलो, तो यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। अब जरा समझो। अब ये सिंगल फेज वाइंडिंग है, इसमें सप्लाई दिया हमने सिंगल फेज। जो फील्ड है हमने दो पार्ट में लिख दिया, एक फॉरवर्ड फील्ड दूसरा बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, अब समझो। टी की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू, ध्यान से समझना एक एक बात है ना। टी की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू। अब टी इक्वल टू 0 पुट करो जरा। टी इक्वल टू 0 पुट करो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। रेफरेंस इसको लिए, ये रेफरेंस एक्सिस है। टी की वैल्यू 0 यहाँ रखो, थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब इसका जो पीक है इसकी वैल्यू कितनी है? Fm/2। इसकी वैल्यू कितनी है? Fm/2 है ना। तो t इक्वल टू 0 पे थीटा 0 डिग्री, मतलब इसका पीक कहाँ पे होगा? इसका पीक कहाँ पे होगा? फॉरवर्ड फील्ड की भी बात कर रहे हैं तो इसका पीक ऐसा होगा, देखो ये हमारा रेफरेंस, ठीक है। तो अभी t इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू कितना? 0 डिग्री, मतलब पीक फॉरवर्ड फील्ड की वैल्यू Fm/2, ये कहाँ पे होगा? 0 डिग्री पे। तो ये 0 डिग्री है, ये होगी यहाँ पे वैल्यू Fm/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। t इक्वल टू T/8। T/8 का मतलब मैंने बताया t इक्वल टू कितना? 20 मिली सेकेंड। अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं हम, तो T/8 का मतलब 20/8 मतलब कितना? 2.5 मिली सेकेंड। 2.5 मिली सेकेंड पे, तो 2.5 मिली सेकेंड पे ज़रा देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पुट करो जो यहाँ पे, यहाँ पे अगर पुट करें 2πt, यहाँ लिखोगे T/8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। π/4 का मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री। आ जाओ यहाँ पे, ये हमारा रेफरेंस T/8 पे 2.5 मिली सेकेंड पे इसका पीक कितना है? Fm/2। कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? तो π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री पे बना दो, कितना होगा वैल्यू? Fm/2। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये हो गया 2.5। अब आ जाओ T/4। T/4
रखो T/4, T/4 रखोगे तो होगा 20/4 कितना मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। टोटल एक साइकिल कितना था, 20 मिली सेकेंड, है ना। तो अलग अलग टाइम पे देख रहे हो 5 मिली सेकेंड। जरा देखो पुट करो इसमें, थीटा इज इक्वल टू 2π/t, ये पुट किया T/4, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, π/2, π/2 का मतलब, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। आ जाओ, ये क्या है, रेफरेंस। हमारा पीक कहाँ पे होगा फॉरवर्ड फील्ड का, ये होगा F/2, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आ रही है बातें समझ में कुछ कुछ। चलो ये कितना हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, 3T/8 7.5 मिली सेकेंड डाल के देखो, 7.5 मिली सेकेंड आएगा। जीरो देखे 2.5, 5 मिली सेकेंड, 7.5, 10 मिली सेकेंड, 12.5, 15, 17.5 एंड 20 मिली सेकेंड, ऐसा कुछ इंटरवल हमने बनाया। जीरो पे 0 डिग्री आ रहा था, T/8 पे यानी 2.5 मिली सेकेंड पे 45 डिग्री, फिर देन 5 मिली सेकेंड पे 90 डिग्री। 3T/8 रखो, यहाँ पे रखो 3T/8, 2π/t, 3T/8, T कैंसिल आउट हो जाएगा ये, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 135 डिग्री आएगा, देख लो करके। 135 डिग्री कितना आएगा, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री बना लो ज़रा। ये रेफरेंस, ये Fm/2, ये एंगल कितना 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू कितनी आ रही है 135 डिग्री। फॉरवर्ड फील्ड के भी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ T/2, T/2 हाफ करो इसको। T/2 का मतलब कितना हो जाएगा 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड का पूरा है 50 हर्ट्ज पे। तो T/2 रखो यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू रखोगे 2π T/2, तो ये हो गया 2 कैंसिल आउट, पाई का मतलब कितना 180 डिग्री। आ जाओ 180 डिग्री रख लो। ये रेफरेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री किधर होगा, ये Fm/2, ये एंगल कितना तो 180 डिग्री। बताओ बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई जब दिया है तो जो फील्ड क्रिएट हुआ है उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक फॉरवर्ड फील्ड, दूसरा बैकवर्ड फील्ड। तो फॉरवर्ड फील्ड हम देख रहे हैं कि वो फॉरवर्ड फील्ड रोटेट हो रहा, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो अभी हाफ साइकिल के लिए देखा हमने, अभी जो देखा हमने हाफ साइकिल के लिए कहाँ तक, T/2 तक। आप आगे भी प्रोसीड करोगे, कहाँ तक जाओगे, T तक, तो ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये रोटेट हो रहा है कितने स्पीड से, वही सिंक्रोनस स्पीड से। कितने स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बातें समझ में आ रही है। फॉरवर्ड फील्ड का हमने देखा, फॉरवर्ड फील्ड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा, रोटेट हो रहा है। कितने स्पीड से रोटेट होगा, सिंक्रोनस स्पीड से, 50 हर्ट्ज की सप्लाई सिंक्रोनस स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होगा। लेकिन कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तक बातें क्लियर है, जल्दी बताओ ये बातें क्लियर है सबको। बातें क्लियर तो जल्दी से पहले इसको बनाओ, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
जल्दी से लिख लो इसको। हो गया? चल आ जाओ, ये रोटर है, कंफ्यूज मत हो जाना। आ जाओ इधर। अब ये फॉरवर्ड फील्ड का देखा, मैं पूरा 360 के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा ना 360। अब देखो यहाँ पे दूसरा फील्ड कौन सा था, तो सर दूसरा फील्ड था बैकवर्ड फील्ड। कौन सा फील्ड? बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड में यहाँ पे क्या था? प्लस था यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस होगा तो बैकवर्ड फील्ड का पीक एफ बी पीक क्या लिखोगे? FM/2 ही होगा। कब होगा? जब ये वैल्यू क्या होगी? 0। जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बैकवर्ड फील्ड की। बैकवर्ड फील्ड का पीक कितना है? FM/2। कब? व्हेन थीटा प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी, यानी माइनस 2π/t इंटू टी। और कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा। अब यहाँ पे आ जाओ बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड फील्ड के लिए देखो, t इक्वल टू 0 पे पुट करो, वहाँ पे 0 डिग्री आएगा। t/8 पुट करो, सारा एंगल सेम आएगा, बस क्या साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? देखो वहाँ से, अगर मैं बैकवर्ड फील्ड के लिए अब सेम चीज़ लिखूँ तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये क्या आएगा? -45। तो -45 ज़रा बनाओ। ये तो पहले तो 0 डिग्री पे, बैकवर्ड ही बना लो यहाँ पे। बैकवर्ड का भी पिक कितना होगा? FM/2। 0 डिग्री पे होगा, t इक्वल टू 0 पे। चलो 45, लेकिन -45 होगा FM/2। ये नीचे -45 बनाओगे। फिर आ जाओ t/4 रख के देखो, -90 आएगा, ये -185 और ये -180 बना लो। ये हो गया FM/2। ये बैकवर्ड का बना रहा हूँ, ये हो गया FM/2।
ये हो गया Fm/2। बताओ क्लियर है ये पार्ट? यानी जो फॉरवर्ड फील्ड था कौन से डायरेक्शन में घूम रहा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बैकवर्ड फील्ड कौन से डायरेक्शन में घूम रहा? बैकवर्ड फील्ड कौन से डायरेक्शन में घूम रहा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में घूम रहा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना स्पीड से? ns स्पीड से। आई बात समझ में? तो एक बात बताओ, फॉरवर्ड फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे इक्वेशन से ही बताऊंगा। एक है हमारा फॉरवर्ड फील्ड, ये घूम रहा इस डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से। एक है हमारा बैकवर्ड फील्ड, ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में। रोटर एज पर लेंज लॉ कहाँ घूमता है? एज पर लेंज लॉ किस डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन एक फॉरवर्ड फील्ड है जो रोटर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, एक बैकवर्ड फील्ड है जो रोटर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। ये रोटर घूमेगा क्या? ये रोटर घूमेगा क्या? मैं इक्वेशन से भी पूरा दिखाऊंगा। आपका नेट स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करेंगे, सारा चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे। बट अभी स्टार्टिंग के लिए ये फील्ड इस रोटर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, ये फील्ड इस रोटर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। ये रोटर घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। बनाओ जल्दी इसको पहले। चल, यहाँ तक बातें क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, व्हेन अ सिंगल फेज वाइंडिंग कैरीज अ सिंगल फेज करंट, देन a pulsating flux is produced. This pulsating field is equivalent to two rotating field at synchronous speed
but in opposite direction of half amplitude each. क्या लिखा सर स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट मैंने ये लिखा, कोई भी सिंगल फेज वाइंडिंग है जहाँ पे आप सिंगल फेज करंट दोगे तो वहाँ जो फील्ड क्रिएट होगा पल्सेटिंग फील्ड होगा। पल्सेटिंग मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। देखो कैसे चेंज होगा, देखो आ जाओ यहाँ पे नेट फील्ड, देखो नेट फील्ड FM/2 FM/2 यही है सेम एक्सिस पे, तो नेट रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? FM हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? FM। FM/2 नेट कितना हो जाएगा? FM। तो आपका रिजल्टेंट कितना आ गया यहाँ पे? रिजल्टेंट FM। यहाँ पे रिजल्टेंट देखो, लाओ दोनों को इस एक्सिस पे, यहाँ पे आए F रिजल्टेंट। क्या लिखोगे F रिजल्टेंट यहाँ का? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू FM/2 cos 45, तभी यहाँ पे आएगा FM/2 cos 45। बात समझ में आ रही है? FM/2 cos 45 प्लस FM/2 cos 45 आएगा। ये कितना आ जाएगा? ये FM/√2 cos 45 कितना होता है? 1/√2 1/√2 1/√2 दो बार हो गया तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? FM/√2। बातें समझ में आ रही है? तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? FM/√2। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला, ये ऊपर ये नीचे, तो नेट रिजल्टेंट यहाँ पे, नेट रिजल्टेंट की वैल्यू 0, कैंसिल आउट कर लेगा। नेट रिजल्टेंट कितना? 0। उसके बाद ये, इसको रिजॉल्व कर लो इधर, ये आएगा रिजल्टेंट, यहाँ से 35 है तो ये 45, ये 45 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये 45 ये 45, तो सेम आएगा यहाँ भी FM/√2 FM/√2, लेकिन इस साइड आएगा। यहाँ आ जाओ, FM/2 इस साइड है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? FM हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? FM हो जाएगा। बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कितना, इस साइड FM, फिर इसी साइड कितना? FM/√2, फिर कितना? 0, फिर इस साइड FM/√2, फिर कितना? FM। पल्सेटिंग बोलेंगे नहीं? टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोला हमने? पल्सेटिंग, है ना। तो ये पल्सेटिंग फील्ड किसके इक्विवेलेंट हमने बनाया? 2 रोटेटिंग फील्ड, एक फॉरवर्ड फील्ड दूसरा बैकवर्ड फील्ड। दोनों के स्पीड सिंक्रोनस स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के एम्पलीट्यूड हाफ FM/2 आया स्टेटमेंट का मतलब समझ में? व्हेन अ सिंगल फेज वाइंडिंग कैरी सिंगल फेज करंट, then a pulsating field is produced. This pulsating field is equivalent to 2 rotating field of half amplitude each at synchronous speed but in opposite direction. क्लियर समझ में आ रहा है ये पार्ट? जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिख लो। जब हम 3 फेज सप्लाई दे रहे थे तो जो फील्ड क्रिएट हो रहा था वो कैसा था? रोटेटिंग था। जब हम 3 फेज सप्लाई दे रहे थे तो जो फील्ड क्रिएट हो रहा था वो कैसा था? रोटेटिंग नेचर का था। और यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट हुआ वो कैसा है? पल्सेटिंग, है ना। इसको हमने 2 इक्विवेलेंट फील्ड में कर दिया, एक फॉरवर्ड फील्ड दूसरा बैकवर्ड फील्ड। हो गया?
चले आगे। मिटा दूं? अभी बहुत बचा है इसमें, आराम से समझोगे कि भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो क्यों है सर, सब आएगा, है ना। चलो दो फील्ड दिखाया मैंने, फॉरवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड। मान लो रोटर का डायरेक्शन हमने इधर एज्यूम किया, पार्टिकुलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर। तो अगर मैं लिखूँ सबसे पहला, अब यहाँ से जितने पार्ट है आपके लिए एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड, स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड। तो देखो रोटर का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो इसके लिए क्या लिखोगे, स्लिप एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, डायरेक्शन सेम हो गया ना। तो क्या लिखोगे, फॉरवर्ड स्लिप लिखेंगे एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये किसके इक्वल था, एस। फॉरवर्ड स्लिप किसके इक्वल, एस के इक्वल। अगर मैं लिखूँ स्लिप corresponding to backward field, slip corresponding to backward field SB, क्या लिखोगे, NS। अब इस बैकवर्ड फील्ड के लिए रोटेशन देखो, जस्ट अपोजिट है रोटर का, जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट वाले के क्या लिखोगे, NS माइनस ऑफ NR अपॉन NS। सेम जो प्लगिंग वाला मैंने बताया था उसी टाइप का, क्या था रहा, NS प्लस NR अपॉन NS, कितना आया था 2 माइनस एस, निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 1 प्लस, लिख लो अगर पूरा लिखना तो, ऐसे लिखवा दिया मैं, ये हो जाएगा NS बाई NS 1 प्लस NR अपॉन NS, NR अपॉन NS क्या लिखते हो 1 माइनस एस, तो ये 2 माइनस एस, ठीक है। फॉरवर्ड स्लिप कितना, एस के इक्वल, बैकवर्ड स्लिप 2 माइनस एस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट आ जाओ फॉरवर्ड फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड, आ जाए यहाँ बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिखते थे एस इंटू ई2 लिखते थे, जो स्लिप आता था, तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू कितनी है, एस है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा फॉरवर्ड स्लिप के कॉरस्पॉन्डिंग, SE2, सही है। रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता था तो ये होगा JSX2, भाई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, या E2 फॉरवर्ड हो गया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए यार, सर्किट में पढ़ाया हूँ, जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी वहाँ स्लिप आ जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी थी यहाँ स्लिप था, ठीक है। सिमिलरली
इक्विवेलेंट सर्किट कॉरस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट कॉरस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड। क्या बनाओगे बताओ? 2 माइनस एस ई टू हो जाएगा। स्लिप की वैल्यू कितनी है बैकवर्ड में देख लो, एस बी इंटू ई टू लिखोगे, एस बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एस, रेजिस्टेंस R2, ये क्या हो जाएगा J 2 माइनस एस इंटू X2, करेंट I2 बैकवर्ड। सर्किट समझ में आ रहा? सर्किट क्लियर है? इसको बनाओ जल्दी से, बनाओ सर्किट को। याद करो 3 फेज इंडक्शन मोटर जब पढ़ाया था तो सर्किट मैंने बनाया था, जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ वहाँ स्लिप वाला टर्म आता है, क्योंकि स्लिप फ्रीक्वेंसी आती है रोटर पे। हो गया? चल आ जाओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटर करंट लिखो। I2F क्या लिखोगे? SE2 अपॉन R2 प्लस J SX2, यही तो लिखोगे। क्या लिखोगे? करंट SE2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। एंगल कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स SX2 अपॉन R2। सही है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटर करंट लिखो। I2 बैकवर्ड ये हो जाएगा 2 माइनस SE2 अपॉन R2 प्लस J 2 माइनस SX2, 2 माइनस SE2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस SX2 का स्क्वायर। एंगल माइनस tan इनवर्स 2 माइनस SX2 अपॉन R2। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ, सबको क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? चल, इसके बाद देखो अब मेन पॉइंट जो आने वाला है।
कि फॉरवर्ड करंट के कॉरस्पॉन्डिंग PGF लिखे तो PGF क्या लिखोगे, I2F का स्क्वायर इंटू R2/S लिखते थे, फॉरवर्ड स्लिप S, PG बैकवर्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, I2 बैकवर्ड का स्क्वायर इंटू R2/S लिखते थे, 2 - S आएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। टॉर्क याद करो, PG/ω/S, सही है। अब आ जाओ ड्यूरिंग स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, तो सर 1 होता है। स्लिप की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट करो तो E2/R2² प्लस SX2 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी S1 हो जाएगा, X2 स्क्वायर हो जाएगा, देख लो डाल के। यहाँ भी 1 पुट करो, 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो I2 फॉरवर्ड करंट, I2 बैकवर्ड करंट, दोनों को मैग्नीट्यूड देखो सेम होगी। देख लो पुट करके इसकी वैल्यू 1। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। S की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1, यहाँ भी 1 1, और फॉरवर्ड करंट बैकवर्ड करंट सेम है। ये कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना। स्लिप की वैल्यू 1 पुट करें, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 हो गया। यहाँ भी 2 - 1 1 ही हो जाएगा ना। I2 बैकवर्ड I2 फॉरवर्ड दोनों तो इक्वल है, तो हमारा ये जो पावर है PGF इज इक्वल टू क्या है, PG बैकवर्ड। तो इससे क्या पता चल रहा, फॉरवर्ड टॉर्क इज इक्वल टू बैकवर्ड टॉर्क। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा हमारा 0, या ऐसे लिख सकते हो TF प्लस TB करोगे, बैकवर्ड टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा -TB, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, ऐसे लिख लो, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज 0, देयरफॉर इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब बताओ, अब क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ? कुछ आया समझ में?
अब आ जाओ टॉर्क स्लिप पे। एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 2। चलो फॉरवर्ड टॉर्क बनाए, अगर फॉरवर्ड टॉर्क कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका फॉरवर्ड टॉर्क। फॉरवर्ड टॉर्क क्लियर है यहाँ तक? फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू कितनी थी? एस, है ना? तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड टॉर्क। बैकवर्ड कितना था? 2 माइनस एस। तो अगर हम बैकवर्ड टॉर्क की वैल्यू निकालें, अगर मान लो एन आर इक्वल टू एन एस रखें, एन आर इक्वल टू एन एस, तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाती है? एस की वैल्यू 0। तो अगर बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू देखें तो कितना था? 2 माइनस एस, एस की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आएगा? 2। एन आर इक्वल टू एन एस, तो एस की वैल्यू 0, तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 0। यहाँ से बात समझ में आ रही है? दूसरा, बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू कितनी थी? 2 माइनस एस, तो एन आर इक्वल टू एन एस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से। अब ये जो टॉर्क होगा अपोजिट होगा, बैकवर्ड टॉर्क क्या होगा? अपोजिट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए टॉर्क इधर लग रहा होगा, तो बैकवर्ड वाला तो जस्ट अपोजिट होगा ना उसके। तो इस टॉर्क को उल्टा बनाओ, जैसे प्लगिंग का केस हो गया एक तरह से। ऐसा कुछ। ये कौन सा टॉर्क हो गया हमारा? बैकवर्ड टॉर्क। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क देखो, नेट टॉर्क दोनों का समेसन होगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। लेकिन बैकवर्ड वाला नेगेटिव है, अपोजिट भी एक तरह से, तो माइनस लिखाता है। क्या लिखोगे? टी एफ माइनस टी बी। आ रही बात समझ में? एक्चुअल में है समेसन ही, दोनों का एडिशन, नेट टॉर्क। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो माइनस ही आएगा ना बार बार। तो टी एफ माइनस टी। अब आ जाए यहाँ पे नेट टॉर्क बनाओ। तो देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में रिपीट हुआ। देखो ये यहाँ पे 0 है, बट ये जो नेट टॉर्क बनाओगे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, यहाँ पे 0 नहीं होगा। ध्यान से समझो, दोनों को माइनस करते चलो, तो यहाँ पे 0 ही तो नेगेटिव है ना, तो कुछ नेगेटिव में वैल्यू होगी। 0 थोड़ा सा दूर आगे होके होगा। मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लो 1 है। कितनी है? 1। और यहाँ पे ये माइनस में कितना है? -1 है, तो कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? 0। मतलब थोड़ा दूर आने के बाद होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव होगी, सिंक्रोनस स्पीड के पास कुछ नेगेटिव, और सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा पहले ये 0 होगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये देखो, ये फॉरवर्ड वाला स्टार्टिंग के समय एस की वैल्यू 1 का मतलब स्टार्टिंग, तो जितना फॉरवर्ड पॉजिटिव में है उतना ही बैकवर्ड नेगेटिव में। देखो ध्यान से, एस इक्वल टू 1 का मतलब स्टार्टिंग वाला समय, तो जितना ये पॉजिटिव में है फॉरवर्ड, उतना ही बैकवर्ड नेगेटिव में है। तो दोनों इक्वल हैं, तो टी एफ माइनस टी बी कितना हो जाएगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग अगर मैं लिखूँ तो स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल है, टी एफ इक्वल टू टी बी, तो कितना हो जाएगा? 0। कहाँ से पार होगा? आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी सिमिलर, ये कुछ पॉजिटिव में है, ये कुछ पॉजिटिव में है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव, 0 सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा पहले, इस टाइप का। ये है आपका नेट टॉर्क या रिजल्टेंट टॉर्क बोल सकते हो। नेट टॉर्क या रिजल्टेंट टॉर्क।
बातें समझ में आ रही है? ये ज़ीरो कहाँ पे, ज़ीरो कहाँ पे? तो देखो स्टार्टिंग में ज़ीरो है तो 3 जगह। ध्यान रखना है ना, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा पहले, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा पहले एक तरह से, है ना। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी है, 0। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इसके पास अवेलेबल नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क इसके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पास टॉर्क अवेलेबल नहीं है, देखो टॉर्क है इसके पास, है कि नहीं है, फॉरवर्ड में भी है और बैकवर्ड में भी है, बस स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू 0 है। मतलब अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन में आप इसको मोशन दे दो, किसी एक डायरेक्शन में घुमा दो इसको, है ना, तो घुमा दोगे, अगर ये चला गया यहाँ पे, तो ये आपके पास, इसके पास रनिंग टॉर्क अवेलेबल है, इसके पास रनिंग टॉर्क अवेलेबल है। क्या बोलने का मतलब है, मान लो लोड टॉर्क है ना, स्टार्टिंग टॉर्क तो 0 है, स्टार्ट तो ना हो पाएगा, लेकिन इसको घुमा दिए, घूम गया यहाँ से जाकर बाद कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रन कर सकता है। मतलब किसी एक डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में मोशन दे दो या तो इस डायरेक्शन में मोशन दे दो, किसी एक डायरेक्शन में मोशन दे लोगे तो ये मोशन कंटिन्यू करेगा, ये मोशन कंटिन्यू करेगा। किसी एक डायरेक्शन में मोशन दोगे, एक टॉर्क बड़ा होते जाएगा और एक टॉर्क घटता जाएगा, एक इंक्रीज होता जाएगा, एक डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में मोशन दिए हो तो फॉरवर्ड टॉर्क देखो बढ़ता जा रहा, बैकवर्ड टॉर्क घटता जा रहा है। इस डायरेक्शन में मोशन दिए हो तो फॉरवर्ड टॉर्क घटता जा रहा, बैकवर्ड टॉर्क बढ़ता जा रहा है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन रनिंग टॉर्क है इसके पास, रनिंग टॉर्क है। स्टार्टिंग टॉर्क 0, स्टार्ट नहीं हो पाएगा खुद से। लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन, अब ऐसा तो नहीं है ना कि पंखा उंखा बना दिए और हमें पता है कि इसको घुमा दोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई इसमें कंडेंसर उंडेंसर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसे तो नहीं ना मोटर बनाएंगे कि मोटर लगा दिए पंखा में, अब एक डंडा दे दिया तुमको कि भाई जब जब इसको स्टार्ट करो, इसको पहले घुमाओ तो ये घूमने लगेगा, है ना। ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना। तो हमारे पास, इसके पास क्या है, नेट स्टार्टिंग टॉर्क 0। क्या, सिंस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ नेट स्टार्टिंग टॉर्क is equal to 0. However, if an initial motion is given by any means, किसी भी चीज़ से, in any direction, then it continues to rotate in that direction. अब बताओ, ये सिंगल फेज कुछ पल्ले पड़ा, सिंगल फेज कुछ पल्ले पड़ा है?
चले आगे। अब घर पे बैठ के ये मत काम करने लगा कि पंखा कंडेंसर निकाल के डंडे से मार के उसको चलाना शुरू कर देना, है ना। अब इक्विवेलेंट सर्किट, इससे सवाल पूछा हुआ है। तो इक्विवेलेंट सर्किट याद करो, जो स्टीनमेज मॉडल मैंने बनाया था कुछ ऐसा था। JXM ऐसा था। अब यहाँ पे सिंगल फेज का हम बनाना चाह रहे हैं, तो ध्यान से समझो। सिंगल फेज में फील्ड दो है, फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड, तो फ्लक्स दो हो गए एक तरह से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे। तो ये भी दो पार्ट में हो जाएगा। दोनों के एम्पलीट्यूड हाफ हाफ, इसकी कितनी 5m/2, इसकी भी कितनी 5m/2। तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक फॉरवर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग, एक बैकवर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग। तो ये कैसा बनेगा देखो जरा। JXM/2 ये हमारा फॉरवर्ड फील्ड, इसके क्रॉसपॉन्डिंग रोटर सर्किट। तो रोटर सर्किट क्या बनाओगे भाई, दोनों हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, एक फॉरवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग और एक बैकवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग। ये बैकवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग, आ रही बात समझ में। अब ये हमारा बैकवर्ड फील्ड, ये JXM/2 ये भी। अब देखो ज़रा, एक साइड रेफ़र करते हो तो याद होगा आपको, जब एक साइड हम रेफ़र करते हैं, स्टेटर साइड रेफ़र करते हैं, तो हम स्टेटर के फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टेटर के फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट किए थे, तो एक्स और इंड्यूस्ड EMF दोनों से स्लिप हट गया था, कहाँ चला गया था, रेजिस्टेंस के नीचे, R2/S जो लिखते हो, है ना। तो ये आएगा R2 ये आएगा R2, दोनों हाफ हाफ डिवाइड किए हो तो ये हो गया Y2, ये हो गया Y2। यहाँ पे फॉरवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग, फॉरवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग स्लिप कितनी, तो सर S। बैकवर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग सर 2 - S। अरे बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया है। ये आ जाओ, ये हो जाएगा JX2'/2, हो जाएगा JX2'/2। ये होगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। ये हो गया फॉरवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग और ये हो गया बैकवर्ड फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग। आ रही बात समझ में, बना लो इसको। क्या स्माइली भेजते रहते हो यार।
एक बार गेट में ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, अब वो आपके ए के पेपर में रिपीट होते रहते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं पेपर में दिख जाता है, R2 डैश वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना। उतार लो जल्दी से, क्वेश्चन देता हूँ। लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, a 230 volt 50 hertz 4 pole single phase induction motor, a 230 volt 230 volt 50 hertz 4 pole single phase induction motor, 4 pole single phase induction motor is rotating in the clockwise forward direction at the speed of 1425 rpm 1425 rpm 1425 rpm full stop if the rotor resistance at a standstill का मतलब रुका हुआ, standstill का मतलब मैं बहुत बार बताया हूँ है ना, यही लिखा होता है standstill। if the rotor resistance at a standstill is 7.8 ohm comma then what will be the effective rotor resistance, then what will be the effective rotor resistance in the backward branch of the equivalent circuit, ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम, ऑप्शन सी 78 ओम, ऑप्शन सी 78 ओम and option D 156 ohm, and option D 156 ohm।
बैकवर्ड ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना R2/2 इंटू 2 माइनस एस है नीचे में, सी नहीं होगा यार, हाँ ए सही है। ये आएगा सिंपल छोटा सा कैलकुलेशन है, ये वाला पूछ रहा बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड कितना लिखता हूँ R2/, 4 पोल की मशीन है तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो गया 1500, एनआर की वैल्यू कितनी गिवन है, तो यहाँ से स्लिप निकालोगे तो 5% आ जाएगा शायद, है ना, 0.05 पुट कर दो। स्टेनलेस स्टील में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 7.2 है शायद कि 7.8 है, 7.8 है क्या, ये करना है, ये 2 ओम आ जाएगा, 7.8 है ना स्टेनलेस स्टील में जो लिखाया था मैंने, या 7.2 था, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। सिंगल फेज से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था पल्सेटिंग टॉर्क था, है ना। अब 2 फेज की बात करते हैं, 2 फेज में रोटेटिंग फील्ड आता है कि नहीं आता है, ठीक है, 2 फेज की बात कर रहे हैं तो देखो ये मैंने बताया कौन सी वाइंडिंग थी, मेन वाइंडिंग। अच्छा 3 फेज याद करो, बैलेंस 3 फेज का मतलब क्या होता है, बैलेंस 3 फेज का मतलब 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, बैलेंस 2 फेज का मतलब 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 3 फेज में वाइंडिंग जो था 120 डिग्री से डिस्प्लेस था, तो यहाँ भी जो एक वाइंडिंग जो हम पुट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसका नाम है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इस वाइंडिंग का नाम है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें जो करंट I2 है ये 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, सेम वाइंडिंग है, सेम वाइंडिंग है, स्पेस में कितना डिग्री से प्लेस्ड है 90 डिग्री से, ठीक है। auxiliary winding similar to main winding is placed in quadrature,
क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री। करंट उसमें 90 डिग्री, करंट इसमें कितना था आई एम कॉस ओमेगा टी, इसमें कितना आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90। तो अगर मैं लिखूं एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग कितना लिखोगे एन इंटू आई टू एन इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90, है ना, ओमेगा टी प्लस 90। इसको भी थीटा के अलाउंग अगर मैं लिखूं थीटा के अलाउंग, तो थीटा के अलाउंग कितना होगा, यहाँ से 90 है, ये कितना है थीटा, तो 90 प्लस थीटा यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर मैं लिखूं एम एम एफ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग अलोंग थीटा, कितना लिखोगे, ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो ऐसे एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90। तो यहाँ पे एफ थीटा क्या लिखोगे एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 कॉस, इसको क्या लिख रहे थे इसके अलाउंग कॉस थीटा, इसको इसके अलाउंग क्या लिखोगे 90 प्लस थीटा है ना, क्या लिखोगे कॉस थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा बोल सकते हो, बात तो सेम ही है। और ये बात समझ में यहाँ तक क्लियर है ना, सेम उसी को रिपीट करें बट अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए। अब समझो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिखोगे माइनस साइन थीटा, इसको लिखोगे माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा एफ एम साइन थीटा साइन ओमेगा टी। बातें क्लियर यहाँ तक, चलो तो सेम मैंने लिखा था एक फॉर्मूला 2 cos ए इंटू कॉस बी के लिए, तो अब लिखो 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या चेंज आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, माइनस बस आ जाता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 2 है क्या, 2 है क्या नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो एफ एम बाई 2 हो जाएगा, फिर ये पार्ट लिखोगे, क्या लिखोगे एफ एम बाई 2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, माइनस आएगा एफ एम बाई 2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। सेम ये हो गया फॉरवर्ड फील्ड और ये हो गया बैकवर्ड फील्ड। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा लगा है बस, है ना, इतना पार्ट क्लियर है, लिख लो जल्दी से, इतना जल्दी से लिख लो। मैंने क्या किया एक वाइंडिंग और प्लेस कर दी जो 90 डिग्री से इस पर डिस्प्लेस्ड है,
ये जो सप्लाई जो दिए हुए हैं तो इसमें जो करंट है वो भी 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है ना। चल अब याद करो मेन वाइंडिंग का क्या था, एफ एफ प्लस एफ बी। देख लो पीछे पलट के देख सकते हो। मेन वाइंडिंग का क्या आया था आपका, एफ एफ प्लस एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, एफ एफ माइनस एफ। अगर मैं अब समेशन करूँ टोटल रिजल्टेंट लिखूँ तो रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यही से समझ में आ रहा है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा फील्ड, एक ही फील्ड बचेगा। यहाँ देखो इसका लिखूंगा मेन वाइंडिंग का एफ एम बाई टू कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस एफ एम बाई टू कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाला एफ एम बाई टू कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस एफ एम बाई टू कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। यहाँ से देख के बताओ, यहाँ से देख के बताओ ये क्या हो जाएगा, एक फील्ड बैकवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ऐड करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा बैकवर्ड, एक फील्ड कंप्लीटली हट गया। भाई दोनों फील्ड रोटेटिंग थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक फील्ड हट गया एक फील्ड है ना। कितना आ जाएगा ये, एफ एम बाई टू कितना आ जाएगा, एफ एम कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। सिर्फ कौन सा फील्ड बचा हमारा, फॉरवर्ड फील्ड। उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, एम्पलीट्यूड कितनी है एफ एम। याद करो मैंने एम्पलीट्यूड जब मैं 3 फेज पढ़ा रहा था तभी लिखाया था, फील्ड का जो एम्पलीट्यूड था जब मैं 3 फेज पढ़ा रहा था रोटेटिंग फील्ड तभी लिखा था, कुछ याद हो अगर तो। वेयर एन क्या था, नंबर ऑफ फेजेस। देख लो पुट करके 3 फेज के लिए 3/2 1.5 आया था, याद करो करवाया हूँ। 3 फेज के लिए 3 रखोगे 3/2 1.5 आएगा। 2 फेज के लिए 2 रखोगे 2/2 1 हो जाएगा 5m। देखो एफ एम आ गया। सिंगल फेज के लिए 1/2 5m/2 5m/2 आ रहा था। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है। अब हुआ क्या एक्चुअली में, दो फील्ड थे अलग अलग डायरेक्शन में, एक फॉरवर्ड दूसरा बैकवर्ड। अब एक ही फील्ड बचा फॉरवर्ड, अब तो रोटेशन डायरेक्शन में घूम जाएगा ना, एक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया ना। आ रही बात समझ में, एक फील्ड क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 2 फेज सिस्टम जो है वो कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, रोटेटिंग फील्ड। 3 फेज रोटेटिंग फील्ड, 2 फेज रोटेटिंग फील्ड, सिंगल फेज रोटेटिंग फील्ड नहीं, कौन सा फील्ड, पल्सेटिंग फील्ड। अब बात समझ में आ रही है, बनाओ जल्दी इसको।
यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे फॉरवर्ड फील्ड बच रहा तो रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, अगर यहाँ पे बैकवर्ड फील्ड बचता तो रोटेशन इस डायरेक्शन में होता। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे फॉरवर्ड फील्ड बचा है, बैकवर्ड फील्ड कैंसिल आउट हो गया तो रोटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे बैकवर्ड फील्ड बचता, फॉरवर्ड फील्ड कैंसिल आउट हो जाता, किस डायरेक्शन में घूमता? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 नंबर का सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, आइदर हम मेन वाइंडिंग का टर्मिनल रिवर्स कर दें या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, दोनों का नहीं, दोनों का रिवर्स करोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन रिमेन सेम हो जाएगी, है ना। अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब कुछ ऐसा, मान लो ऐसा आ रहा है I2, ऐसा आ रहा था I2, अभी इसको यहाँ से मैंने यहाँ हटा दिया, अब ऐसा कुछ कर दिया, ये हो गया टर्मिनल रिवर्स। अब करंट ऊपर से ऐसे जाएगा, नीचे से ऊपर, पहले कहाँ आ रहा था, ऊपर से नीचे। सिमिलरली इसका भी कर सकते हो। तो अगर ये रिवर्सल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया, प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया, प्लस। अब बताओ देख के, अब बताओ देख के, ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, अब कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉरवर्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये लिखोगे ये कौन सा फील्ड हो जाएगा, बैकवर्ड। तो अब ये वाली फील्ड बचेगी तो रोटर इस डायरेक्शन में घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो अगर 1 नंबर का सवाल पूछा गया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज कर सकते हो, आइदर बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग और OR, और बाय रिवर्सिंग मेन वाइंडिंग, दोनों को नहीं, दोनों को इकट्ठे रिवर्स कर दोगे तब नहीं, ठीक है। तो लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of single phase induction motor can be reversed either by reversing main winding terminals or by reversing auxiliary winding terminals। बट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ये स्टेटमेंट, बट नॉट बोथ, ये ध्यान रखना, बट नॉट बोथ, अगर दोनों रिवर्स कर दोगे तब नहीं रिवर्स होगा। बातें क्लियर है? 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पेपर का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लो। लिख लो, बना लो। अब बताओ यहां तक सारा पार्ट क्लियर है? देखो, स्टार्टिंग के समय दोनों फील्ड सेम स्ट्रेंथ का था, इसलिए टॉर्क भी सेम स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस किया, तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, अगर ऐसा हो कि एक फील्ड कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है, जो कि हम देख रहे हैं बैलेंस 2 फेज में। लेकिन अगर बैलेंस 2 फेज ना भी बना, अनबैलेंस्ड हो, मतलब 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट ना हो करंट में, स्पेस में वाइंडिंग तो 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हो, बट जो उसमें सप्लाई जा रहा हो वो 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हम क्रिएट करें दोनों करंट के बीच में। देखो मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, रोटेटिंग फील्ड जो आ रहा है, रिवॉल्विंग फील्ड 2 फेज मोटर में, इसमें हमने क्या किया, वाइंडिंग को हमने 90 डिग्री से डिस्प्लेस करके रखा स्पेस में, और जो सप्लाई भी दिया है वो भी 90 डिग्री से टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड है। बट सप्लाई सिंगल फेज में तो कॉमन रखोगे ना, सेम ही रखोगे,
तब वाइंडिंग तुम ऐसा कुछ बनाओगे कैपेसिटर लगा के, रजिस्टर करके, मतलब कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आए, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आए। अगर कुछ फेज डिफरेंस आएगा तो एक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, एक फील्ड वीक हो जाएगा। कंप्लीटली कैंसिल आउट ना भी हो तब भी एक फील्ड स्ट्रांग होगा, एक फील्ड ऐड हो, एक फील्ड ऐड हुआ, एक फील्ड सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर तुम देखोगे 90 डिग्री का अगर करंट में जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो उससे क्या हो रहा है, एक फील्ड कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जा रहा है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन अनबैलेंस्ड केस में, मतलब अगर 90 डिग्री का टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं भी है, तब भी क्या होगा, एक फील्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा एडिशन के बाद और एक सब्ट्रैक्शन के बाद कमजोर हो जाएगा। तो एक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो एक टॉर्क स्ट्रांग हो जाएगा, एक टॉर्क कमजोर हो जाएगा, तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा वहां पे, है ना। तो यही तो करते हैं हम, स्प्लिट फेज टेक्निक। कौन सा टेक्निक, स्प्लिट फेज टेक्निक। उसमें क्या करते हैं हम भाई, फेज स्प्लिट करते हैं। देते तो हम सिंगल फेज सप्लाई एक वोल्टेज सप्लाई से, लेकिन हम दो वाइंडिंग रखते हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्पेस में 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होता है, बट उसमें जो करंट जाता है उसको हम चाहते हैं कि मेन वाइंडिंग के करंट से क्या हो, कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड हो। अगर कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड होगा तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, लेकिन अगर 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा तब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क सबसे हाईएस्ट आएगा, जो कि कब होता है, जब आप वहां पे क्या लगा दो, कैपेसिटर लगा दो। कैपेसिटर के माध्यम से हम दोनों वाइंडिंग के करंट को कितना डिग्री से डिस्प्लेस कर देते हैं, 90 डिग्री से, तो सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क आता है। बातें समझ में आ रही है? बताओ सबको क्लियर ये पार्ट, जल्दी बताओ। सबको अच्छे से क्लियर हुआ है सिंगल फेज? चले आगे। मैं बोर्ड पे एक जगह कर देता हूँ, आप लोग हमेशा फ्रेश पेज में लिखा करो हर चीज़ को, है ना। जितना फ्रेश पेज में अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने बोर्ड पे वहीं पे प्लस माइनस कर दिया, आप कॉपी में भी वहीं पे मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे।
बताओ यहाँ तक सारा पार्ट क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, नोट कर लिए सब लोग? चलो, अब स्प्लिट फेज टेक्निक के साथ हम लोग मिलेंगे शाम के 7 बजे, है ना? शाम के 7 बजे टाइम नोट कर लो, 2 घंटे वहाँ कवर करेंगे अपन। ये अभी रिवाइज कर लेना आराम से बैठ के। हाँ, बैठ के आराम से रिवाइज कर लेना इसको। अब जो मैं स्प्लिट फेज टेक्निक बताया कैपेसिटर के माध्यम से, रेजिस्टेंस के माध्यम से, है ना, ये पार्ट लेके अपन मिलेंगे 7 बजे। आज इसको कंप्लीट कर देंगे। कल से स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन, है ना, कल से स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन। ठीक है।